24 मार्च 2015 को सुबह 9:30 बजे एक एरोप्लेन मार्शरेले वे से कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता है। ये जर्मन विंग्स फ्लाई 9525 है जो बार्सिलोना से डसेलडोर्फ जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। कैप्टन ने 9:30 बजे एयर ट्रेवलिंग कंट्रोलिंग की मंजूरी पड़ी, जिससे उन्हें एयरवे में स्थित एक स्थान तक उड़ान भरने की परमिशन मिल गई थी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। मार्शरेले के कंट्रोल सेंटर ने देखा कि जहाज की हाइट लगभग 30,000 फीट थी, जो ओरिजिनल क्रूज हाइट से लगभग 2,000 फीट नीचे थी और लगातार घट रही थी। मार्शरेले ने प्लेन से कांटेक्ट किया और पूछा कि प्लेन को किस हाइट के लिए मंजूरी दी गई है, लेकिन उन्हें अगले 30 सेकंड में कोई भी जवाब नहीं मिला। मार्शरेले ने फिर से 2 बार जहाज के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर 9:34 पर कंट्रोल रूम ने एक अलग फ्रीक्वेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। 9:35 से 9:39 तक मार्शरेले कंट्रोल रूम ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कई बार पायलट से कांटेक्ट करने का प्रयास किया। फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी एक अलग एरोप्लेन के साथ प्रयास किया, लेकिन हर बार जर्मन विंग्स फ्लाई 9525 से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर 9:40 पर यह रडार से ही गायब हो गया और अब फ्रेंच ट्रैफिक कंट्रोलर समझ चुका था कि जहाज के साथ कुछ तो गड़बड़ी हुई है। वो समझ चुके थे कि जहाज और उसमें मौजूद लोग प्रॉब्लम्स में हैं और उन्हें हेल्प की जरूरत है। सुबह 9:41 पर जर्मन विंग्स फ्लाई 9525 आल्प्स में एक पहाड़ से क्रैश हो जाता है। ये एक्सीडेंट एक पहाड़ से होता है और यहाँ आसपास कोई रोड्स नहीं होता। इमरजेंसी क्रू को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाना पड़ता है और जहाज पूरी से क्रैश हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि इस जगह सिर्फ मलबा और जहाज के छोटे छोटे टुकड़े ही मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर तो उसी हफ्ते मिल जाते हैं, हालांकि ये दोनों डिवाइस बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। जब फ्लाई इन्वेस्टिगेटर डेटा को एक साथ जोड़ता है तो वो जानबूझकर एक कहानी बनाता है, क्योंकि ये जहाज हाईजैक किया जा चुका होता है, लेकिन टेररिस्ट द्वारा नहीं। चलिए इस केस के डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, जब ये जहाज अपनी क्रूज हाइट पर पहुंचता है तो 9:30 बजे कैप्टन बाथरूम जाने के लिए कोकपिट से बाहर निकलता है। जब वह बाथरूम में होता है तो जहाज को लगभग तुरंत कोकपिट में एक अलग हाइट में सेट कर दिया जाता है। फिर 9:34 पर जहाज उड़ान भरता है। कैप्टन वापस आता है और पहुंचने की डिमांड करता है, पर वहां उसे कोई नहीं मिलता और दरवाजा बंद होता है। लेकिन जैसे ही वह कोकपिट के दरवाजे के सामने खड़ा होता है तो कैप्टन को समझ आने लगता है कि को पायलट ने जहाज को हाईजैक कर लिया है और उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। साल 2001 के बाद जहाज में मौजूद पायलट क्रू को पोटेंशियल हाईजैक से बचाने के लिए जहाज के कोकपिट बदल दिए जाते थे। कोकपिट में अंदर जाने के लिए पायलट क्रू को इंटरकॉम पर कोकपिट को कॉल करना होता था और कीपैड पर पाउंड की दबानी होती थी, जिससे कोकपिट बज उठता था। उस समय पायलट गेट कंट्रोल को नॉर्मल अनलॉक पर स्विच कर सकता था, जिससे क्रू मेंबर अंदर आ सकता था। क्रू मेंबर को इमरजेंसी कोड भी दिए जाते थे, जिनका इस्तेमाल वे कोकपिट में मौजूद लोगों के लिए चिंता की स्थिति में कर सकते थे। उस सिचुएशन में पायलट ग्रुप कीपैड पर इमरजेंसी कोड का यूज कर सकता था, जिससे 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता था और कोकपिट का गेट 5 सेकंड के लिए खुल जाता था। हालांकि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती थी कि कोकपिट में मौजूद लोग पायलट ग्रुप को ओवरसाइड करना चाहते थे, जैसे हाईजैक की सिचुएशन में होता है। उस सिचुएशन में पायलट सभी इमरजेंसी मोड को हटाते हुए डोर के कंट्रोलर को लॉक कर देते हैं। यह वह मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल पायलट ने जहाज के उतरने के समय किया था और कोकपिट को परमानेंटली लॉक करने के लिए किया था। कैप्टन बिना किसी कंट्रोलर के कोकपिट के बाहर बंद हो गया था। 9:39 पर कोकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कोकपिट के दरवाजे पर एक अजीब सी वायलेंस आवाज सुनी। कैप्टन ने जहाज का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की,
लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। हाईजैकर्स वेपन्स के साथ थे और इस सिचुएशन में भी कैप्टन उनका सामना करने के लिए तैयार था। आखिरी मिनट में पैसेंजर ड्राइवर, क्रू और पायलट सभी को पता चल गया था कि प्लेन नीचे गिरने वाला है। इस एक्सीडेंट में कोई भी जिंदा नहीं बचता है। 144 पैसेंजर, 4 कैबिन क्रू के साथ कैप्टन और को पायलट की भी मौत हो जाती है। इस जहाज में पैसेंजर्स की एक पूरी क्लास भी थी जो स्पेन के एक फील्ड ट्रिप से लौट रही थी। इस हादसे में 34 साल के कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर भी मर जाते हैं, जो 2 बच्चों के पिता होते हैं, जो पैसेंजर्स और क्रू को बचाने के लिए अपनी जान समर्पित कर देते हैं। लेकिन सच में जहाज को हाईजैक किया गया था या वजह कुछ और थी? दोस्तों, इस जहाज में एक 27 साल का को पायलट भी था, जिसे कम उम्र से ही जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। उसके बेडरूम में एयरबस और लुफ्थांसा के पोस्टर भी लगे थे। वो बचपन से ही एक एक्सपर्ट ग्लाइडर पायलट बनना चाहता था। पायलट बनने के लिए उसने स्कूलिंग करने के बाद से ही लुफ्थांसा एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के कुछ महीनों बाद उसने यह एकेडमी छोड़ दी थी। वह डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे और इसी वजह से उन्हें दिन भर में बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती थी। उसने कई महीने साइकियाट्रिस्ट की देख-रेख में भी बिताए थे। वैसे तो मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार वे ठीक हो रहे थे, लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपना पायलट लाइसेंस और फिट मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया था। समय के साथ साथ उसे आंखों के रोग और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी और कुछ दिनों बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो अंधा हो रहा है। उसके फैमिली डॉक्टर ने उसके चेकअप के दौरान पाया था कि उसे हाइपोकॉन्ड्रिकल डिसऑर्डर और इमर्जेंट साइकोसिस की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने उसे साफ बोल दिया था कि उसे अभी जहाजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और ऐसे ही उसने फ्लाइट में को पायलट बनकर उड़ान भरी। लेकिन कभी ना कभी तो उसकी ये बीमारी लोगों के लिए खतरा बनती और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ जब वह कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर के साथ वो पायलट बनकर बैठे थे। जैसे ही कैप्टन कॉकपिट से बाहर गए तो अचानक उसे दिमागी दौरा पड़ा। उसने इसी दौरान जहाज के सिस्टम के साथ छेड़खानी की और फिर जहाज ओवर कंट्रोल हो गया और नीचे गिरने लगा। हालांकि कैप्टन पैट्रिक ने कॉकपिट खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कॉकपिट नहीं खोल पाए और उनका जहाज पहाड़ से टकरा गया। और यह जहाज उस स्पीड से पहाड़ से टकराया था कि उस समय जो लोग भी इस जहाज में मौजूद थे, उनकी डेड बॉडी भी इस एक्सीडेंट में नहीं मिली थी। लेकिन क्यों नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोग गायब हो रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।